ऑन कर दो. ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस. एवरीबॉडी लेट्स स्टार्ट. सो आज हम लोग रिमेनिंग जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसको खत्म करेंगे. एंड अब से लेकर केवल हमारे पास में मैं आपको सिर्फ डेडलाइन देना चाहता हूँ दैट वी विल बी एबल टू फिनिश द एंटायर एफएम पोर्शन इन नेक्स्ट 5 लेक्चर्स. आज मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन खत्म करता हूँ, उसके बाद में डिविडेंड डिसीजन बाकी रहेंगे एंड वर्किंग कैपिटल. सो विल रिक्वायर रोज़ हम 10 से 12 इस टाइमिंग को मिलेंगे एंड इन नेक्स्ट 5 days विल बी एबल टू फिनिश द पोर्शन. ओके, ताकि आप अपनी सारी पढ़ाई उसके अकॉर्डिंगली लाइन अप करें. आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन है कि जितना भी आपको फुल लेक्चर का एक्सेस दिया हुआ है वो सिर्फ साथ में लगा के रखें और इसके साथ में आप देखते रहे. ओके राइट गाइस? ओके चलो लेट्स डू इट. सो मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं करवाता हूं जिसकी बहुत ज़रूरत है आपको करवाने की. सो आई एम हियर ऑन क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 207. जस्ट अ मिनट, मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था वो ये है. ये वाला क्वेश्चन पे आ जाओ. जो मैं बात कर रहा था ना, पुरानी वाली मशीन आपके इसमें है, ठीक है ना. एन एग्जिस्टिंग कंपनी हैज द मशीन विच हैज बीन इन द ऑपरेशन फॉर 2 years. मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हो गया. यानी जो एग्जिस्टिंग मशीन कितने साल से यूज कर रहे हैं हम लोग? 2 साल से. इट्स एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है इसकी? 4 साल और लाइफ बची है, क्योंकि 6 साल की मशीन थी, बराबर है. 2 साल यूज कर चुके, इसकी 4 साल और बचे. पापा जी को आप बोल रहे हो पापा ये 2 साल यूज कर लिए, अब 4 साल इसके बाकी है, क्या मैं नई मशीन पे जा सकता हूँ? पापा बोलेगे 4 साल इसके बाकी है बेटा, नई वाले के पास क्यों जा रहा है ना. नई वाली कितने में आ रही है? 10 लाख में आ रही है. एंड इट्स अ करंट मार्केट वैल्यू 3 लाख रुपए. यानी कि जो पुरानी वाली बिकेगी 3 लाख में और नई वाली मिलेगी कितने? यानी नई वाली को प्राप्त करने के लिए पापा जी से और 7 लाख रुपए लेना है आपको, है ना. नई वाली को प्राप्त करने के लिए पापा जी से और 7 लाख लेना है. पापा बोलेंगे 7 लाख क्यों ले रहा है मुझसे? तो पापा को यह समझाना पड़ेगा कि पापा नई वाली में भले ही 7 लाख रुपए लग रहे हैं ज्यादा, पर नई वाली का इनकम भी अगर 7 लाख रुपए से ज्यादा होगा तो नई वाली परवड़ेगी. यानी नई वाले के ऊपर 7 लाख रुपए आपने तभी निवेश करना चाहिए जब आपको नई वाले से होने वाले फायदे 7 लाख रुपए से ज्यादा होंगे. यानी पुरानी वाली से जितने मिल रहे थे उससे 7 लाख से ज्यादा के फायदे नई वाली से होना चाहिए, तो ही नई वाली पर जाने का कोई फायदा है, वरना नई वाली पे हमने जाना ही नहीं चाहिए. ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट है. अब इसने परचेस किया था हमने कितने साल में? कितने में? 6 लाख में. उसकी लाइफ कितनी थी? 6 साल. उसके बाद में क्या लिखा है? एनुअल ऑपरेटिंग डेज कितने? 300 ये सब लिखा है. सेलिंग प्राइस लिखिए 10, मटेरियल कॉस्ट लिखा 2, आउटपुट लिखा, ये सब कुछ ज्ञान दिया हुआ, ठीक है ना. इसके लिए वर्किंग कैपिटल 1 लाख लगता है, इनकम टैक्स 30% है, ये सब कुछ दिया हुआ है. Assuming that the cost of capital यानी कि डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है? 10%. कंपनी यूजेस व्हाट? WDV मेथड यूज करते हैं और इट हैज सेवरल मशीन ऑफ 20% ब्लॉक, वो भी सब ठीक है. डिस्काउंटिंग फैक्टर ये आपको दिया हुआ है. आप मुझे बताओ, आपको नई वाली के पास जाना है तो आपका आउटफ्लो कितना है? प्रेजेंट. देखो ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना पड़ता, सुनो, कि आपने एग्जिस्टिंग मशीन का एनपीवी निकाला और नए का एनपीवी निकाला, ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन अलग है. आपके पास में पुरानी वाली के कितने साल बचे थे? 4 साल. नई वाली कितने साल चलने वाली है? 4 साल. यानी कि बात क्लियर है. अब हम लोग नई वाले पे तभी, लाइफ तो कांस्टेंट है, अब नई वाले पे तभी जाना चाहिए जब उसके होने वाले फायदे कितने ज्यादा होंगे? 7 लाख से. अब नई वाले के लिए आउटफ्लो कितना है? देखो 10 लाख माइनस 3 लाख 7 लाख. हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना है? आज की तारीख में नई वाले के चक्कर में कितना अधिक स्पेंड हो रहा है? अब नई वाले से होने वाला जो एक्सेसिव इनफ्लो है, एक्सेसिव इंक्रीमेंटल, क्या बोला मैं? इंक्रीमेंटल. क्या बोला मैंने? यानी कि नई वाली से जो इनफ्लो आएगा, एग्जांपल देखो यहां पे, ये भी 10 रुपए में एक क्वांटिटी बेचता है, ये भी 10 रुपए में एक क्वांटिटी बेचता है, पर यहां पे जो इससे आने वाला जो इनफ्लो है उसकी कॉस्टिंग जो देखते हैं हम लोग, यहां पे लिखा है आउटपुट पर आर इन यूनिट्स 20 और यहां पे है 40. यही तो बात है नई वाली पे. नई वाली में 7 लाख भले ही ज्यादा लग रहे हैं, पर नई वाली की क्षमताएं ज्यादा है, वो 40 देती है और ये 20 देती है. 40 का मतलब क्या हुआ? 1 घंटे में 40. अब वो कितने घंटे चलती है वो देखना है. बताओ कितने घंटे चलती है? 300 दिनों काम करते हैं, एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं. यानी कि 300 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से 1800, उसको मल्टीप्लाई करो 20 से. क्यों 20? एग्जिस्टिंग 20 और ये 40 में बिक रहा है, यानी 20 रुपए अधिक बिक रहा है, यानी 20 से मल्टीप्लाई करो कितना हुआ? 36,000 क्या
36,000 यूनिट्स और एक यूनिट की प्राइस है सेलिंग प्राइस 10 रुपए की, मल्टीप्लाई करो 3,60,000 का माल ज्यादा बिकता है एक साल में, ऐसा 4 साल चलेगा, ऐसा 4 साल चलेगा। यह देखना होगा कि इसके जो सेलिंग है माइनस उसकी जो खर्चे है और जो प्रॉफिट आ रहा है, क्या वो सारा कुल मिला के जो प्रॉफिट 4 सालों में गेन होगा, क्या उसकी कीमत, उसकी वैल्यू क्या इन 7 लाख से ज्यादा होंगी? तो ही तो ओल्ड वाली से न्यू वाली पे जाएंगे। हमारा फैसला ये नहीं है कि मशीन रखे कि ना रखे, हमारा फैसला ये पूछ रहे हैं क्या पुरानी वाली को छोड़कर नई वाली के पास जाए या ना जाए, ये फैसला यहां पे हो रहा है। तो इसलिए कर रहे कैलकुलेशन ऑफ सीएफटी, यानी कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस निकालना पड़ेगा। अब देखो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी 10 रुपया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्वांटिटी 10। यहां पे कितना लिखा है, यहां पे कैसा लिखा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो ठीक है। यहां पे क्वांटिटी देखो 300 दिन, एक मिनट, हाँ तो सेल्स वैल्यू कितने बन रहे देखो 300 दिन, क्या सी देना भैया, 300 दिन 6 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 20, तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 36,000 क्वांटिटी। और यहां पे क्या आएगा 300, बोलो क्या है 40 यूनिट्स, यानी कि क्या हुआ 72,000 यूनिट्स बिक रहे हैं। अब यहां पे सेल्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेल्स वैल्यू कितनी है, यहां पे सेलिंग प्राइस 10 रुपए का ही है, ये भी 10 रुपए का है, यानी 3,60,000, यहां पे 7,20,000, तो कितना अधिक मिला नई वाली से 3,60,000 अधिक मिला, ये बात भी क्लियर है। अब मटेरियल कॉस्ट माइनस कर देंगे, बताओ मटेरियल कॉस्ट कितनी है, पुरानी वाली की 2, नई वाली की 2 रुपए क्या है पर यूनिट है, तो इसने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस किया 36,000, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार 72,000 माइनस हो जाएंगे, यहां पे 72,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 1,44,000। बताओ नई वाली को से ज्यादा कितना मिला 3,60,000 ज्यादा मिले, पर खर्चा भी 72,000 ज्यादा हुआ है, इसलिए माइनस हो जाएगा। अधिक कितने मिले 360, माइनस करेंगे 72,000, यानी कि अधिक कितने मिले अब तक 288। लेबर आर्ट्स का भी देख लेते, कितना लेबर्स है, यहां बोल रहे हैं 20 रुपए का या 30 रुपए का, अब इससे कितना हो रहा है पर आवर की बात कर रहे हैं, लेबर कॉस्ट पर आवर कितना है दोनों का भी, नहीं कीमत है, कितने घंटे काम किया वो तो सेम है दोनों का 1800, तो 1800 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और 1800 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, यानी कि लगभग डिफरेंस 10 रुपए का है, तो 1800 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे 18,000। यहां पे एक्सेसिव खर्चा लगा है, बराबर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इंक्रीमेंटल अप्रोच बोलते हैं उसको, आप पुरानी वाली से जब नई वाली पे जाते हो तो ये अप्रोच को फॉलो करना पड़ता है। अब बात करेंगे क्या लिखा है, ये क्या लिखा है डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन, यहां पे लिख रहा है, यहां पे फिक्स्ड ओवरहेड की बात करें, यहां पे वो 1 लाख लग रहा था पर नई वाली में उससे 60,000 लग रहा है, यानी नई वाली को 40,000 का फायदा हुआ है, यानी कि फायदा जो 30 लाख, ये 3,60,000 का जो फायदा हुआ था, नहीं न्यू में आपका जो यहां पे 60,000 लगा है, तो यहां पे 40,000 बच गए आपके, राइट। तो बताओ नई वाली से फायदे कितने हुए 3,60,000 भी फायदा हुआ है, और आई थिंक ये 40,000 का ब्रैकेट हटा दूं क्या, मैं वही बोल रहा हूं इसका ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। 3,60,000 का भी फायदा हुआ और 40,000 का भी फायदा हुआ, यानी 4 लाख का फायदा हुआ, पर नुकसान कितना हुआ 90,000 का नुकसान हुआ, यानी 3,10,000 रुपए अपने को एक्स्ट्रा मिल रहे हर साल, हर साल, हर साल। अब ये है आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अपने को सीएफएटी के लिए डेप्रिसिएशन भी माइनस करना पड़ता, टैक्स भी माइनस करना पड़ता है, और एड बैक डेप्रिसिएशन करना पड़ता है, बिकॉज हम लोग सीएफएटी कर रहे हैं। तो ये 3,10,000 को 3,10 4 साल मिलेंगे, बराबर है, माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन। अब बताओ डेप्रिसिएशन भी इंक्रीमेंटल निकालना पड़ेगा, अरे इंक्रीमेंटल कम ऑन। तो डेप्रिसिएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो डेप्रिसिएशन यहां पे पुरानी वाली का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था 6 लाख रुपए 6 साल, यानी कि 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन, और यहां पे 10 लाख वो भी 4 साल, कितना डेप्रिसिएशन
क्या लिखा है? WDV लिखा है क्या? ओके, WDV कर देंगे, वो कोई बात नहीं। यहां पे WDV से उसका डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। ओके, यहां पे जो डेप्रिसिएशन निकालना है हमें, अगर मैं देखता हूं यहां पे, तो आप मुझे बताओ नई वाली, सुनो एक बार मैं आपको बहुत इजी समझाता हूं। पुरानी वाली का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, नई वाली का निकालेंगे, उससे अच्छा एक काम करेंगे, बहुत इजी है। नई वाली में कितना पैसा अधिक लग रहा है? 7 लाख लग रहा है, बस 7 लाख रुपए के ऊपर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगेगा। क्या बोलते हैं आप? नई वाली में कितने पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं? 7 लाख रुपए। तो पुरानी वाली का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, नई वाली का निकालेंगे, इससे अच्छा हम लोग क्या देखेंगे, नई वाली में आप कितना एक्स्ट्रा जा रहा है? 10 लाख में मिल रही है, पर पुरानी वाली से 3 लाख आ रहा है, तो कुल मिला के 7 लाख में तो नई मशीन पड़ रही है एक्स्ट्रा, तो कितना डेप्रिसिएशन बढ़ेगा? 7 लाख रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो 7 लाख रुपए का 20% कितना हुआ? तो 1 लाख। WDV मेथड है तो 140 चला गया, तो 7 लाख में से कितना माइनस करोगे? 140 चला गया, तो 560, उसका वापस 20% कर दो, 1,12,000। समझ गया? वैसे करते 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 आपको चारों डेप्रिसिएशन मिल गए, मिले चारों डेप्रिसिएशन। अब आपका है PBT, 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 टैक्स माइनस कर दो 30%, 30%, 30%। अब अगर पैट डेप्रिसिएशन एड बैक, आपको मिल गया CFAT, CFAT, CFAT। ये तो क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। CFAT बराबर है एवरीवन। तो अब CFAT को क्या करेंगे? CFAT को हम लोग प्लेस करेंगे किस जगह पे? अरे बोलो, ये आएगा यहां पे NPV। हाँ, आप देखना है कि चारों जो CFAT यहां पे लिखे उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सुनो जरा ध्यान से। अब एक चीज है काम की इसमें, जो एक चीज है यहां पे लिखा हुआ, इन्होंने बोला है वर्किंग कैपिटल, इसके लिए 1 लाख लगता था, यहां पे 2 लाख लग रहा है। यानी कि दोस्तों नई मशीन में आउटफ्लो जो हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो, वो 7 लाख तो जा ही रहा, पर 1 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल का भी अधिक जा रहा है। तो इसलिए हमारा नई मशीन लेते समय 7 लाख तो लगे ही लगे, पर 1 लाख वर्किंग कैपिटल में एक्स्ट्रा लगे, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 7 लाख प्लस 1 लाख यानी कि 8 लाख हो रहा है। देखो ये 8 लाख रुपए यहां पे लिखे मैंने। अब कंपैरिजन क्या करना है, हमें जो नई वाली से मिल रहे हैं पैसे, उसका इनफ्लो जो है प्रेजेंट वैल्यू का, वो 8 लाख से ज्यादा होना चाहिए। पर एक बात है बच्चों, ये वर्किंग कैपिटल कैपेक्स नहीं होता, ये जाता भी तो आता भी है, क्योंकि इसमें डेटर्स में कैश में पैसा खत्म नहीं हो रहा। ये अभी पैसा डाला है 1 लाख एक्स्ट्रा, पर 1 लाख हमें एंड में आ भी जाएगा, इसलिए 4th ईयर में उसको एड बैक कर दिया है ना। फिर इसके रिस्पेक्टिव डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। हमेशा याद रखना, वर्किंग कैपिटल में जाता है 0 पे, आता है लास्ट में, तो जाता है 0 पे इसलिए यहां पे ऐड कर दिया, और आता है एंड में इसलिए एंड में ऐड कर दिया। अब उसके रिस्पेक्टिव डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है 8,56,000, यानी कि आपको नई वाली के से ज्यादा कितने लगे? 8 लाख, पर आए कितने? 856, यानी कि नई पुरानी वाली को छोड़कर नई वाली पे पास जाने की भले ही उसके साथ का 56,000 का फायदा हो रहा है। इसकी कोई ये आंसर। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल। हमारे सिलेबस के बुक में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे दिए हुए। ये क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन दिसंबर, कौन सा है, जुलाई 21 में, जुलाई 21 का क्वेश्चन है। समझ आ रहा है? ब्लॉक लिखा 20% ब्लॉक, तो अगर वो टैक्स वाले से कर रहे हैं ब्लॉक वाला, उसमें डेप्रिसिएशन अलग आ रहा है क्या? अगर वो नहीं जो टैक्स में ब्लॉक का नहीं करते जब तक 0 पैसे नीचे लिखा हुआ ना 20% ब्लॉक, तो उससे क्या हुआ? वो ट्रीटमेंट मेरा मतलब अलग। CFAT में क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं, डेप्रिसिएशन अलग आया था। कुछ नहीं आएगा उससे, वैसे आएगा, ये जो सही है वैसे ही है। कैसे आएगा? जो अपने को इंक्रीमेंटल लग रहा है 7 लाख, उसका 7 लाख का 20%, 20% 6 लाख का है ना, तो 2 साल बाद इसका 20% माइनस करके। नहीं, वैसा नहीं है। आपके लिए वो इररिलेवेंट हो जाता है, बिकॉज आप नई वाली, आप ये मान के चल रहे पुरानी वाली चले गई और नई वाली के पास आप जा रहे हो, तो पुरानी वाली कितने में जा रही है? 3 लाख में। ब्लॉक के हिसाब से करेंगे तो करंट अभी ओपनिंग बैलेंस 384 था, फिर सेल के 3 लाख माइनस और प्लस 10 लाख। वो उस मेथड से, जब हम लोग इंक्रीमेंटल जब मेथड अप्रोच फॉलो करते हैं, तो नाम ही कॉन्सेप्ट का है इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो आपको ये देखना है, ये कॉन्सेप्ट का नाम ही इंक्रीमेंटल है, यानी नए वाले की वजह से आपका कितना ज़्यादा इनफ्लो हो रहा है, कितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो वो उसकी वैल्यूएशन अब आपको वो नहीं पकड़ना जो लास्ट टाइम की WDV थी। मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं। ये जो 6 लाख थी सर, उसका 2 साल का डिप्रेशन माइनस करेंगे तो कुछ तो 4-4.5 लाख आएगी, तो वहाँ 380, वैसा नहीं पकड़ने का, बिकॉज हम लोग के मेथड का नाम है इंक्रीमेंटल। क्वेश्चन नीचे
से आप पढ़ो ना, लिखा इट हैज हाँ हाँ मालूम, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। मैं समझ रहा हूँ आप जो बोल रहे हो कि पुराने वाली का तो 384 वगैरह जो भी आपका WD रहेगा, तो वैसा नहीं, मतलब वो अच्छा है आपने पूछा, पर वो हमेशा इग्नोर करने का आपको, बिकॉज आप मेथड का नाम ही इंक्रीमेंटल है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये समझ गया ना आपको? पर आपको बताओ क्या, इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रहा था, अब ये क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन है। यहां पे आपके पास में कोई पुरानी वाली नहीं है, आप गए दुकान पे, आपके पास मशीन ए भी है, आपके पास मशीन बी भी है, आपको दोनों में से एक को चुनना है। इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज नहीं होगा, इसका एनपीवी निकाले, इसका एनपीवी निकाले, जिसका ज्यादा एनपीवी होगा उसको सेलेक्ट करे। ये एकदम स्ट्रेट मेथड है। इसमें वो होगा जो आप बोल रहे, वो आप जो आप बोल रहे थे 100% का, वो ये इसमें नॉर्मल है, इसका अलग, इसका अलग, दोनों में से एक का चुनाव करने का है। अब देखते हैं, स्टैन लिमिटेड इज अ कंटेम्पलेटिंग रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ इट्स मशीन व्हिच हैज बिकम आउटडेटेड। वो तो उनके पास में थी पुरानी कोई तो, पर अब दुकान में दो ऑप्शन है, अपने पास जो है उससे कंपैरिजन नहीं है, दुकान में दो है और दोनों में से एक चुनना है। FM हैज अ प्रिपेयर्ड रिपोर्ट आउटलाइन 2 पॉसिबल रिप्लेसमेंट। द डिटेल ऑफ ईच मशीन इज एज फॉलोज। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी, 12 लाख की, इधर 16 लाख की। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 3 साल, इधर 5 साल के। प्रॉब्लम हो गई ना भैया, कंपैरिजन करते समय प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक की लाइफ 3 साल, एक की लाइफ 5 साल। रेसिडुअल वैल्यू कितनी है सब लिखा है, सब कुछ बताओ। एक मशीन 16 लाख की, एक मशीन 12 लाख की है, आम आदमी कहेगा 16 लाख की मत ले, पर ध्यान से सुनना, ये भी वो 5 साल चलेगी भैया, वो 5 साल तक तुमको आउटपुट देगी, ये 3 साल में इसका इनफ्लो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अपने को कुछ तो भी एनपीवी निकालना पड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे, यहां पे आता है कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको, यानी कि देखना पड़ेगा पर ईयर के हिसाब से कितना पैसा आ रहा है, क्योंकि वेन एवर देयर इज अ डिफरेंट लाइफ। देखो आप ये नहीं बोल सकते हो एक को दिए 50 ओवर खेलने को, अन्य एक को दिए 20 ओवर खेलने को, बोल रहे 20 ओवर में रन नहीं बना है। अरे भाई उसको 50 ओवर मिलना है, वो 50 ओवर की मैच वो खेल रहा, अन्य 20 ओवर की खेल रहा, बोले तुम्हारे रन मैच नहीं, तो कैसे रन मैच होंगे, क्योंकि उसको ज्यादा खेलने मिला है। ये 5 साल खेल रहा है, 3 साल खेल रहा है, तो इसको देखने की जरूरत है, ये तो अच्छा ही होगा, इसका इनफ्लो तो अच्छा ही होगा, पर हमें कंपेयर करना पड़ेगा रन रेट से। वो बारिश वारिश आती तो कोई नहीं कि मैच में रूल लगता है, डकलेस क्या बोलते हैं उसको, डकलेस लुइस रूल होता है ना क्रिकेट मैच में। वो अचानक से बारिश आती है तो कुछ ओवर कट डाउन हो जाती है, तो कट डाउन हो जाती है तो फिर उसको अकॉर्डिंगली उसको सामने लगा टारगेट भी कम किया जाता है, वो क्या कहता है रन रेट निकाला जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसका 3 साल का एवरेज निकालेंगे, इसका 5 साल का एवरेज निकालेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। अगर हमने डायरेक्ट एनपीवी टू एनपीवी कंपेयर कर लिया तो 5 साल में तो इस तरह ज्यादा बरसाया होगा। ये तो इसीलिए क्या करते हैं, यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है इक्विवेलेंट, और वो तभी आता है जब लाइफ डिफरेंस होंगी। याद रखना क्वेश्चन का नाम है इक्विवेलेंट अप्रोच। हाँ इधर देखो, इधर देखो, इसकी एनपीवी कितनी है, देखो देखो, इधर देखो, इधर देखो, इसकी एनपीवी 699 है, हाँ? और इसकी एनपीवी कितनी आ रही है, तो अब देख के लग रहा है ये तो ज्यादा ही है, तो सेलेक्ट करो मशीन बी। तो अब मशीन बी भाई 5 साल चला तो उसकी तो सिलेक्शन में की तो होना ही है। तो अब क्या करते हैं, उसको इसके 13 लाख और इसको एवरेज करते हैं, डिस्काउंट फैक्टर का सीडीएफ निकाल के। 5 साल का क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर ये इतना है और इसका 3 साल का इतना है। अब देखते हैं कि इसका पर ईयर कितना आया, 3,72,000, इसका पर ईयर कितना है 291, इसलिए ये अच्छा है। मतलब जब भी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ लाइफ, यू कैन नॉट से डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द एनपीवी, इट विल बी बेस्ड अपॉन इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड अप्रोच। यानी कि 13,42,000 को डिवाइड बाय 5 मत करना डायरेक्टली, बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी होता है। तो ये जो 3.6 जो कहां से आए, ये 5 साल का क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर है। समझ आया क्या? अब चलो कॉन्सेप्ट को एक बार, आपको मेन मोटा मोटी कॉन्सेप्ट समझ गया ना? ओके, अब देखो क्या लिखा, इसलिए क्वेश्चन को मैंने करवाया खास, बिकॉज ये डिफरेंस लाइफ में है। द मेंटेनेंस कॉस्ट ये सब लिखा है, और यहां पे लिखा द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिस प्रोजेक्ट, यानी इनका डिस्काउंट फैक्टर 12% का है, और इनका जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, और हैज बीन इंक्लूडेड इन अदर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक एक को देखते हैं। अभी इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना, 12 लाख, और इसका कितना है 16 लाख। तो इधर देखो, ये देखो, इसका 12 लाख है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 12 लाख, बराबर है। ये देखो 12 लाख, पहले मशीन ए का कर लेते हैं, ओके, मशीन 1 का। अब इसका ये लिखा है रेसिडुअल वैल्यू सब लिखा, कंट्रीब्यूशन पर एनम कितना है,
1160 एंड फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट पर एनम, पर यहां पे लिखा है डेप्रिसिएशन हैज बीन कैलकुलेटेड by SLM and has been included in other fixed operating cost, यानी कि यहां पे included है वो, राइट? तो पहले 1160 में से तो 40 माइनस करना ही पड़ेगा, है ना? तो 1160 में से पहले तो 40 माइनस कर दिया. इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ, अब कितना बचा हमारे पास? क्या लिखा है यहां पे लिखा है अदर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना 720, पर इनका डेप्रिसिएशन कितना है 12 लाख डिवाइड बाय 3, पर ऐसा नहीं है, रेसिडुअल वैल्यू भी 120 की. एसएलएम यूज करते हो ना आप सीए फाउंडेशन में, तो 12 लाख में से माइनस कितने होंगे? 120 हो जाएंगे माइनस, तो 1080 बचे, डिवाइड बाय 3 कर दो, यानी 3,60,000. बोलो 360 बराबर है. अब 360 क्या है? इससे 7,20,000 में 360 इंक्लूडेड है, यानी कि 360 ही है. तो अपन क्या करेंगे, पहले 360 माइनस करेंगे, तो यहां पे 360 आ गया, बराबर है. अब ये 360 और 40 यानी कि 4, एसी ऑन कर दे भैया, 760 आ गया, बराबर है. अब यहां पे भी क्या हो, 1160, 40, 360, और ये जो लिखा है उन्होंने फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट जो लिखा है यहां पे लिखा है द मेंटेनेंस कॉस्ट आर पेबल एन्युअली इन एडवांस, इन एडवांस. आपको पता नहीं इसका क्या मतलब है, इतनी गहराई नहीं इसमें, यानी कि इसको जब हम लोग इधर देख लो जो मैं कह रहा हूं, बहुत काम की. ये जो 1 लिखते ना, इसका मतलब एट द एंड ऑफ द 1 ईयर होता है. 2 मतलब एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर होता है. अब वो क्या हो रहा है, एन्युअली एडवांस में पे करते हैं, यानी कि पहला पैसा पे किया हमने 0 दिन पे, 0 डे. दूसरा पैसा किया यहां पे, और तीसरा क्या है यहां पे कुछ पे ही नहीं किया, इसलिए इसको कुछ लिखा ही नहीं. ये बहुत बड़ी बात है, समझ आ रहा है? कैपिटल बजटिंग चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब इसको देख के मजा आ जाए जिंदगी में. अरे वाह, कुछ तो समथिंग डिफरेंट, अलग चलता है कुछ. तो अगर मैं आपसे पूछूं, इधर देखना ध्यान से, ये जो है ना, पर एक बात भी है, जो 40,000 रुपए उन्होंने 0 दिन पे दिए होंगे, यानी कि वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो में आएगा, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो भी जो हम लोग ये 12 लाख दिए थे, उसी दिन तो 40,000 भी हमने इसके दिए होंगे मेंटेनेंस के, यानी कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो जो है 0 डे पे, वो 12 लाख नहीं है, वो 12 लाख तो है ही, वो 40,000 और भी है, इसलिए हमने इसको लिखा 12,40,000. समझ आया क्या? आप देखो यहां पे हमने तीनों में से सब कुछ माइनस किया, ये 1160 में से 4 लाख माइनस हो गए 760, 1160 में से 4 गए 760, और 1160 में से 360 माइनस होंगे, ये बचा 8 लाख. ये हमारा क्या हुआ, सीएफएटी हुआ. हाँ, क्या हुआ? कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस. गाइस कम ऑन, पता है क्यों? वैसे ये पीबीटी था, वैसे ये तो इसमें से क्या माइनस होना चाहिए, ये अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स है, माइनस होना चाहिए डेप्रिसिएशन, माइनस होना चाहिए टैक्स, फिर एड बैक होना चाहिए डेप्रिसिएशन. फिर आप बोलेंगे सीएफएटी क्यों लिया? बिकॉज क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं है. कहां लिखा है सर? टैक्स के बारे में लिखा है इग्नोर टैक्स. अगर टैक्स होता तो मैं डेप्रिसिएशन माइनस करता, किसमें से? इसमें से, फिर माइनस करता टैक्स, फिर एड बैक करता डेप्रिसिएशन. वो करने की इस क्वेश्चन में, क्योंकि टैक्स ही, क्योंकि टैक्स ने तो कुछ इफेक्ट आने वाला, वो क्या माइनस होगा, फिर एड बैक हो जाएगा, तो इट विल रिमेन सेम. अब एक काम करो, डेप्रिसिएशन माइनस करो और फिर एड बैक करो, ये तो संख्या उतनी रहेंगी. ओके, तो इसलिए ये सब कुछ यहां पे आ गया. देखो 3 पॉइंट सीएफएटी के आ गए, बराबर है. अब इन्होंने कुछ 120 का लिखा है, उसको समझते हैं क्या लिखा है. यहां पे लिखा देखो, रेसिडुअल वैल्यू, यानी एंड ऑफ द लाइफ में ये जो असेट है वो बिक गई, कितने में? तो जब जाता है तो आउटफ्लो में लिखते हैं, तो आता है तो इनफ्लो में लिखेंगे. तो 1 लाख, और असेट कब बेचेंगे? लाइफ होने के बाद में. इसलिए 30 साल की एंड में 1/20 को हमने इसको ऐड कर दिया, इसके रिस्पेक्टिव डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको डीसीएफ80 आ गया. यह है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो. माइनस कैसे करेंगे? आउटफ्लो से, और देखेंगे कितना पैसा बचा, 699. समझ गया आपको? और इसी तरह से आपको ये फॉलो करना है मशीन नंबर 2 के लिए भी, एज इट इज फॉलो करना है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? और फिर उसका क्या होगा? उसका भी वही होगा, उसका है 1342. पर merely on the basis of NPV you cannot decide which one is better, which one is not better, क्योंकि लाइफ दोनों की, इसलिए दोनों का क्या करेंगे,
ऐसा लिखेंगे एनपीवी एनपीवी और उसका एक साल का एवरेज एनपीवी निकालेंगे। तो एक काम करेंगे हम लोग, यहां पे लेंगे 1 डिवाइडेड बाय डिस्काउंट फैक्टर क्या बोल रहे हो 12%, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू मेमोरी प्लस रिकॉल कितना आ रहा है 2.40। ये 3 साल का, इसे 3 साल के लिए 2.40 से डिवाइड किया और 5 साल के लिए कैसा आएगा 1 डिवाइड बाय 1.2 इक्वल टू मेमोरी प्लस 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 रिकॉल 3.60 से डिवाइड किया और यह है 1 साल की कमाई, या 1 साल की कमाई, तो मशीन 2 इज बेटर यहां पे लिख दे बेनिफिशियल। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सब अजीबो गरीब टाइप का क्वेश्चन है, वो सब मैं करा रहा हूं, है ना, जो मतलब आपको लगेगा कुछ अलग ही है। अब बताओ अभी तक के 2 क्वेश्चन देखे उसमें क्या फर्क है। पहला जो क्वेश्चन किया था आपने इसमें एक थी, उससे नई वाली को कंपेयर करते। अभी जो क्वेश्चन किया हम कंपेयर नई वाली ही दोनों को कर रहे हैं, है ना, दोनों का डिफरेंस है। ओके, अब मई 18 की बात करेंगे। मई 18 की बात करेंगे अगले पेज पे, पेज नंबर 212। A company is evaluating a project that requires initial investment 60 लाख रुपीस in the fixed asset and 12 लाख towards additional। यानी कि बताओ 60 लाख तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो हुआ ही, पर वर्किंग कैपिटल 12 लाख, यानी कि 72 लाख तो अपने जीरो डे पे गए, तो अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 72 लाख, पर ये 12 लाख एंड में वापस आ भी जाएंगे। याद रखना जब लाइफ का एंड होगा उसमें इस 12 लाख को एंट्री करवा देंगे। ये देखो यहां पे लिखा है ये 12 लाख 5वें साल में हमारा इनफ्लो हो रहा है, बराबर है, और जा रहे कितने पैसे देखो 72 लाख। देखो प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो 72 लाख। इज दैट ओके? क्वेश्चन आईसीए के क्वेश्चन पूछा हुआ है। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एनुअल रियल कैश इनफ्लो बिफोर टैक्सेस 24 लाख ड्यूरिंग इट्स लाइफ। यार CF80 कैश फ्लो बिफोर टैक्स लिखा हुआ है, बिफोर टैक्स। तो देखो PB 24 लाख लिखा है, बिफोर टैक्सेस बाय, देखिए, और यहां पे मैं पढ़ता हूं, यहां पे क्या लिखा है रियल कैश इनफ्लो। यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस अभी करना बाकी, क्योंकि रियल कैश फ्लोज लिखा है। समझ आ रहा है क्या? नहीं, इसको ये कोई बोलेगा सर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मैं कहता हूं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स है, बिकॉज यहां पे लिखा है रियल कैश फ्लोज, इसलिए देखो यहां पे लिखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, बराबर है, यानी कि डेप्रिसिएशन अभी माइनस होना बाकी है। फिक्स्ड असेट वुड हैव अ जीरो रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years। कंपनी फॉलोज SLM। तो बताओ बच्चों 24 लाख को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितने की हो जाएगी डेप्रिसिएशन 4,80,000। तो देखो हर साल 484, नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूं, 60 लाख का है ना। एक मिनट, कितने लाख का एसेट है? ओके हाँ, 60 लाख को 5 से डिवाइड करो, कितना आ रहा? 12 लाख 12 लाख 12 लाख। तो देखो 12 12 12 12 12 आ गया। PBT प्रॉफिट 12 लाख 12 लाख 12, बराबर है। टैक्स कितना है? 30%। क्या है टैक्स में? क्या टैक्स कितना है? 30%। तो आ गया 36, ये आ गया। टैक्स कितना है? ये 36 लाख लिख देगा गलती से, एक जीरो हटा दो बस। 360 360 360 360, बराबर है। पैड भी आ गया अपना, डिप्रेशन एड बैक कर देंगे, CFAT आ गया 2 लाख, बराबर है। ये तो कैलकुलेशन छोड़ दो इसको, तो CFAT आ गया आपके। अपने को CFAT लगता है जब अपन NPV करते हैं, बराबर है। अब अपना पैसा कितना गया था भैया? इसमें एक चीज है, इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड 6%, इग्नोर्ड, इससे कोई मतलब नहीं होता। और जानबूझ के उन्होंने क्या पता है, ये 12% से देकर रखा। इसको एक काम करो, यहां पे सिर्फ 6% लिख दो। पता है क्या लिखा है? एक 12% से और एक 6% से। वो 6% वाला क्यों देगा? क्यों, क्या मतलब है? आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% लिखा है, तो 12% ही लेंगे ना भैया। इन्फ्लेशन क्या चार डालू मैं? इन्फ्लेशन कोई मतलब ही नहीं है इसमें, ये तो सिर्फ गुमराह। ये 6% दे दिया, आधे बच्चे 6% से कर गएंगे। ऐसे को विकेट चेट ले ली उन्होंने, अपना 12% से संबंध है। तो आपको कभी भी याद रखना इन्फ्लेशन टू बी इग्नोर्ड, उससे कोई मतलब नहीं। आपका 12% डिस्काउंटिंग फैक्टर है, वही लेंगे। आपका CFAT आ चुका है, देखो आ गया CFAT, हाँ। और आपका 5वें साल का इनफ्लो भी आ गया। सर वो 5 बार लिखिए कि एक बार लिख सकते हैं? अगर आप 5 बार का एक ही बार लिख रहे हो तो डिस्काउंटिंग फैक्टर भी 5 साल का एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये कहां से आता है? देखो 5 साल का CDF उन्होंने निकाल के दिया, क्या निकाला है? देखो इनकी 5 की टोटल करो,
5 के टोटल कर दो, 0.89, 3.79, 7.71, 2.63, 6.5, 6.7, कितना आ रहा है? देखो ये आया 3.605 आ गया, ये देखो इतना आ गया। और उसके बाद में क्या होगा? ये 5 का इनफ्लो है, तो अभी इतना पैसा अपने को आया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, पर अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना है? वो 72 लाख है। अपने को इतना फायदा हुआ, यानी कि नहीं, ये जो काम कर रहे हैं वो करना चाहिए, बिकॉज आपका इनफ्लो ज्यादा है। एक बात बताओ, जब आपका वर्किंग कैपिटल में पैसा जाता है वो 12 लाख गया, फिर आपने 12 लाख जाते समय भी लिखा, आते समय भी लिखा, तो 2 बार लिखते क्यों? एक बार गया तो ये नहीं, इसको तो मल्टीप्लाइड बाय 1 का इफेक्ट मिल रहा है, बिकॉज 0 ईयर में इसको मल्टीप्लाइड बाय 0.56, यानी कि उसकी वैल्यूएशन अपन घटा रहे हैं। यहां पे उसको 12 लाख पकड़ा, यहां पे आते समय 680 पकड़ा, ऐसा उसका मतलब। समझ आ रहा है एवरीबॉडी? चलो ठीक है, आगे बढ़ते, देखते हैं कौन जवाब दे पाएगा। ये क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने फ्रॉम द अटेम्प्ट मेड 2018, पर उससे भी पेचीदा क्वेश्चन मैं आपका ले लेता हूं, उसके पहले जो डिफिकल्ट माना जा रहा है। पेज नंबर दिस वन, क्या बोलते हैं, नवंबर 2022, मार्क्स 10, पेज नंबर इस कितना है? पेज नंबर 206। A hospital is considering to purchase diagnostic machine costing 80,000, बराबर है? कितने की मशीन है? The projected life of the machine, अरे वो एक्सरे वगैरह की मशीन होती है ना, एक्सरे एमआरआई, वो है, and as a expected salvage value 6,000 at the end of the annual operating cost of the machine, हर साल 7,500 रुपए लगती भी है उसको। It is expected that to generate revenues 40,000, 40,000 हर साल आएंगे आएंगे आएंगे, पर खर्चा लगेगा 7.5 तो बचेंगे हाथ में कितने? 32.5 बचेंगे, 32,500। प्रेजेंटली द हॉस्पिटल इज आउटसोर्सिंग द डायग्नोस्टिक वर्क एंड इज अर्निंग कमीशन ऑफ, आपको पता है कि हॉस्पिटल का धंधा कैसे चलता है? एक तो डॉक्टर के पास खुद के पास एक्सरे एमआरआई की मशीन होंगी, या फिर कभी कभी कुछ डॉक्टर के पास में नहीं होंगे, किसी पैथोलॉजी को बोलेगा यहां से ले लेना, वो बोलता ना उसकी खुद की मशीन नहीं होती, पर बोलता है कि बाजू वाले से करा लो, और बाजू वाले से जब कराते हैं ना उसको 30% 40% कट मिलता है। किसको? हाँ, उसको कमीशन बोलते हैं। तो बोलता है अभी वो कमीशन से 12,000 कमा रहा, आपने कंपेयर करना है ये 12,000 इज्जत से कमा ले बगैर मशीन खरीदे या मशीन खरीद के ज्यादा कमाए। देखो डॉक्टर को आज सुकून से कितना मिल रहा है विदाउट बाइंग मशीन? 12,000। अगर वो मशीन बाई करेगा तो कितने में आएंगी? 80,000। उसका रेसिडुअल वैल्यू कितना है? डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 9,000 लगेगा ना, कुछ 9,250 जो भी लगेगा। तो ये उसको इतना हर साल का खर्चा है, और उसका इनकम कितना रहा हर साल? 32,500 भी आ रहा, जो भी आ रहा है। तो आपने को देखना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना है उसका? 80,000। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना है? 80,000। तो सुनो एक बार, यानी कि हम लोग मशीन का एनपीवी निकाल लेंगे और वो जो 12,000 है उसका एनपीवी निकालेंगे। देखेंगे किसका, एक तो हमारा दो ऑप्शन, एक तो आउटसोर्स कर दो किसी को, और दूसरा ऑप्शन है हम खुद की मशीनें लाए। तो देखना है दोनों में से फायदा किसका था। और जो आउटसोर्स वाला काम है वो तो बहुत ईजी, उसमें कुछ लिखना है, सॉरी उसमें तो 12,000 ही आ रहा है, तो 12,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना है। देखो, पर उसमें लिखा है द कमीशन ऑफ इनकम 12,000। एक तो उन्होंने दो ऑप्शन दिए, 12,000 बिफोर टैक्स पकड़ के देखो और 12,000 आफ्टर टैक्स। वेदर इट वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर द हॉस्पिटल टू परचेस द मशीन, गिव योर रिकमेंडेशन। ओके, एनपीवी निकालो, पीआई निकालो, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ सीएफडी कर ले, बताओ सेल कितने में है और खर्चा कितना है, हाथ में कितने आ रहे हैं। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है, बोलो डेप्रिसिएशन भी है, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, 9,250 हो गया बराबर। तो ये है, टैक्स भी माइनस हो गया, डेप्रिसिएशन एड बैक हो गया, सीएफटी आते आते 25,000 हो गया, बराबर है। अरे बोलो भाई, अब ये कितने साल आया? तो 8 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो, ये 8 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया उसको, तो आ गया 136, बराबर है। और जो 6,000 रुपए उसको रेसिडुअल वैल्यू का पैसा मिला है वो मिला है 8th ईयर में, तो उसके रिस्पेक्टिव डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, वो पैसा भी अपने घर में आया, तो अपने घर में 1,38,150 आया। बोलो आया? ये पैसा अपने घर में आया। आउटफ्लो कितना हुआ? तो अपने को प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से कितना पैसा मिला? 58,000।
अब देखना ये होगा जो हम आउटसोर्स करके क्या इस 58 से ज्यादा, देखो दोनों में भी कमाई हो रही है, इसमें भी कमाई हो रही है, पर अगर कुछ इतनी मेहनत न करते हुए अगर आउटसोर्स से इससे ज्यादा पैसे मिल ही रहे तो ये सब क्यों करे? तो देखो अपने पास दो ऑप्शन है, ओल्ड के दो ऑप्शन है, एक तो आप प्री टैक्स इसको मानो या इसको पोस्ट टैक्स मानो, क्वेश्चन में दिया है। अगर इसको प्री टैक्स मानेंगे तो टैक्स माइनस करना पड़ेगा, तो टैक्स माइनस होगा 3600 रुपया, और उसको 8 साल के डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो 44,000 कुछ आएगा, बराबर है। और इसको पोस्ट टैक्स मान लू तो टैक्स माइनस नहीं होगा, इसको ही डायरेक्ट 8 साल के सीडीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 64,000। अब मुझे बताओ मशीन खरीद के क्या उखाड़ लिया आपने? मशीन खरीद के आपको 58 मिल रहा और मशीन नहीं खरीद के आउटसोर्स करने से आपको 64,000 मिल रहा, तो ये अच्छा है पोस्ट टैक्स अगर है तो। पर यही कंपैरिजन अगर प्री टैक्स से करे तो फिर हमें लगेगा यार फिर मशीन हमने खरीद लेना चाहिए। देखो इसलिए ऐसा बनाया हुआ है। समझ आया? देखो मुझे लगता है कैपिटल बेटिंग एक चैप्टर ऐसा है ना, ये बहुत ही सुलझा हुआ, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जिसको लॉजिक समझते हैं ना, मतलब इसमें आई थिंक दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, बट पीपल डू फाइंड दिस चैप्टर द मोस्ट डिफिकल्ट। लोगों लगता है डिफिकल्ट नहीं है, मजा है इसमें कुछ, तो हर क्वेश्चन में ऐसा लगता है ना अरे यार ओके, मतलब ऐसा इट इज नॉट, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम स्ट्रेट आंसर नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बराबर आंसर मिलता है। तो इट्स लाइक थोड़ा ट्रिकी भी है पर मजा आता है करते हुए। अब देखो ये दिसंबर 21 में वापस ये हमने कर लिया था, उसके ऊपर जाते हैं, एक क्वेश्चन है, ये भी वही है, ओल्ड मशीन न्यू मशीन, ठीक है। मैं आपको और एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, फ्रॉम अटेम्प्ट है, चलो ये है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, आ रहा है मई 2018 में, पेज नंबर 214 पे। देखते हैं मई 2018 में क्या पूछा था इन्होंने। लाइव स्ट्रीमिंग वालों आर यू देयर? कोई डाउट, कोई शक, सवाल? तानिया, वंशिका, आर यू ऑल देयर? ओके। A company has to make choice between two projects, A and B. Okay. The initial outlay of two projects are, एक में लगता है 135, एक में लगता है 240. There will be no scrap value. अच्छी बात है. At the end of the life of both the projects, the opportunity cost of both the projects is 16%. कितनी है? 16%. And the annual incomes are as follows. तो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स कुछ क्वेश्चन में ऐसा, चलो फटाफट कर लेते हैं, सिर्फ लॉजिक लगा लेते, चलो ठीक, कुछ खास है नहीं। बताओ क्या हो रहा है? हमने ए में कितना पैसा डाला, तो ये प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो कितना हो गया? अब उसके अपने को सीएफटी निकालना पड़ेगा। ये डायरेक्टली हमें उन्होंने एनुअल इनकम दिया नहीं कि यही सीएफटी दी हुई, कुछ दिया नहीं ना, एनुअल इनकम दी है 30,000, ये सब दिया है, इसके दिया है। अब क्या करना है हमें, ये सब चीजों को एज इट इज लिख देना है, बराबर है। उसके डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे डायरेक्ट सीएफटी दिया तो क्या करूंगा, डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। ईयर सीएफटी डिस्काउंट फैक्टर, देखो डिस्काउंट फैक्टर लिख दिया। सर वो जीरो ईयर में क्या करना? अरे भाई जीरो ईयर में कुछ दिया है नहीं तो उसका भी जीरो आएगा ना, जिसने जीरो लिखा। बाकी हर एक इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे और इसको इससे, और फिर आपको ये संख्या मिलती गई। इन चारों के टोटल कितने, वो सब जो टोटल आएंगी वो 1,35,000 में से माइनस हो जाएगी। अपना फ्लो कितना गया पहले में, 135 गया। इन चारों को ऐड करेंगे, उतना पैसा अपने इसमें आया, तो अपने नेट कितना है, 58,000 आया। और वही चीज होगी प्रोजेक्ट बी के साथ भी। अरे यार कम ऑन, वो सीएफटी लेंगे, उसके देखो इनका सबका सीएफटी ले लिया, बराबर है कि नहीं, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उनके सबके डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आया उसका एनपीवी, 34,000। कैसे आया वो, इनका चारों को, इनका पांचों का टोटल लिया, उसमें से 240 को माइनस किया 34,000 में। तो कौन सा बेटर हुआ, ए वाला बेटर हुआ एनपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर यहां पे उन्होंने पीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीआई ने की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो देखो इनफ्लो कितना था, कैलसी बिलो 58,000 ना, ये तो एनपीवी है ना, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना है, कितना रहा, 193, बराबर है। इतना इनफ्लो आ रहा है, तो 193 254 डिवाइडेड बाय कितना करूं मैं, 135। आंसर कितना है, 1.43। 1.43 किधर गया भाई,
आएगा अपना ये, और इन्होंने निकाला कि नहीं? ये है इधर में नीचे नीचे ये हाँ ये 1.43, हाँ, और इन्होंने ये कितना गया 274, तो ये 274 812 डिवाइडेड बाय 240, आंसर कितना आएगा 1.14, बराबर है, आंसर आ गया। एवरीबडी गॉट इट। अब बात करेंगे दोस्तों एनपीवी भी आपका आ गया। अब बात करेंगे यहाँ पे एनपीवी निकल गया, ये डिस्काउंटेड पेबैक निकालने की बात कर रहा है। कैन यू प्लीज टेल मी डिस्काउंटेड पेबैक कैसे निकलता है? एक 500 कलम और ऐड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितना कितना पैसा। एक काम करो कैलसी वालों, सिर्फ मुझे प्रोजेक्ट ए का निकाल के बताओ। अब अपने पैसे कितने गए भैया? 135। पहले साल तो कुछ आया नहीं, हाँ, दूसरे साल कितना पैसा आया? हाँ 22,000, तो 135 में से 22,290 गए, बच्चे कितने? यानी कि 2 साल के एंड में भी हमारे 1,12,000 आना बाकी थे। वापस करो तो माइनस 84,612 माइनस करो, यानी कि 28,000 अभी भी बाकी है। पर अपने को ईयर 4 में 46,000 की कमाई हुई है, हाँ, और अपने को पैसा कितना चाहिए? सिर्फ 28,000 चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, ये 46,368 को 360 से डिवाइड करेंगे, यानी कि अपन एक दिन में 128 रुपए कमाते हैं, और अपने कितना चाहिए? 28,000 चाहिए ना कुछ, तो 128 से डिवाइड करेंगे, यानी 218 220 दिन के आसपास और दिन लगेंगे, यानी कि हमें 3 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ साथ में लगभग 218 220 दिन लगेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, जान दो कैसे करने दो उसको, पर अपना आंसर तो सेम आ रहा ना, 3 साल आ रहा है, 61 दिन आ रहा है, 0.61 ईयर आ रहा है, तो 0.61 ईयर है मतलब ही 220 दिन के आसपास। 0.61 को 360 से मल्टीप्लाई करो, वही आ रहा 220 दिन। क्वेश्चन में मैंने देखा था इसमें लिखा ना प्रोजेक्ट के एंड में कुछ वैल्यू नहीं है, तो वो लोग जैसे इसमें 135 है, उसको 5 ईयर में पूरा डेप्रिसिएशन हो किया कि एनुअल इनकम लिखा है तो पैट होता है। तो क्या करो उसका? जैसे इसका प्रोजेक्ट का 5 साल है तो डेप्रिसिएशन 1,35,5 क्वेश्चन का हमें नहीं है, उसमें इसी टाइप से किया क्योंकि एनुअल इनकम टैक्स दिया है क्वेश्चन में? तो पैट है ना, ये तो एनुअल इनकम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक मैं आपको चीज समझाने जा रहा हूं, यहां पे ध्यान से देख लेना, ओके। आई थिंक इज द लास्ट क्वेश्चन जो मुझे करवाना है। ये आ रहा है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 18 ऑन पेज नंबर 203, ओके। यहां पे एक क्वेश्चन दिया है, शुड आई बिगिन? चलो, HMR Limited is considering replacing a manually operating old machine with the fully automated new machine. The old machine has been fully depreciated for the tax purpose but has book value 2,40,000 on 31st March 2027. The machine has begun causing problems with the breakdowns and it cannot fetch more than 30,000 if sold in the market. यानी पुराने वाली को बेचने के बाद में पैसे आएंगे 30,000 रुपया। It will have no realized value. उसकी कोई realized value नहीं है after 10 years. The company has been offered 7 lakhs for the old machine as a trade-in on the new machine which has a price of rupees 4,50,000. यहाँ जहाँ 1 है वो 1 लाख, अच्छा ये 1 लाख है क्या? और वहाँ 2027 ये 2021 ये 21 है क्या? हाँ गलती से, और ये 7 का 1 है क्या? हाँ ठीक, हो ना, ये हो गया ना अभी बराबर, हाँ। यहाँ पर द कंपनी has offered 1 लाख for the old machine as a trade-in or the new machine which has a price of, क्या लिखा है? 4,50,000. The expected life of the new machine is 10 years with the salvage value. ये वैसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जहां से हम लोग ओल्ड मशीन से
न्यू मशीन भी आ रही है, पर मुझे एक चीज में समझाना है, ये ओल्ड से न्यू जाने वाला कॉन्सेप्ट अपना हो गया, ये इंक्रीमेंटल अप्रोच है. द कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन मेथड बट टैक्स पर्पस WDV मेथड डेप्रिसिएशन 7.5% अलाउड टेकिंग दैट दिस इज द ओनली मशीन द ब्लॉक. ठीक है, ओके. तो क्या बोल रहे हैं, कंपनी फॉलोज SLM बट फॉर द टैक्स पर्पस WDV मेथड डेप्रिसिएशन 7.5% अलाउड. तो अपने लिए तो WDV 7.5 तक के वाला रेलेवेंस ज्यादा है. ठीक है ना. अब बात करेंगे ओल्ड मशीन और न्यू मशीन. आपको मुझे बताना है अपन नया मशीन कितने में ले रहे हैं, यहां पे लिखा था 4.5 लाख, बराबर है. और जो पुरानी वाली है, अगर द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड 1 लाख फॉर द ओल्ड मशीन एज ए ट्रेड इन द न्यू मशीन. यानी कि हम लोग का क्या है, एक अगर हम लोग को पुरानी वाली दे देंगे तो एक्सचेंज ऑफ, भले ही उसकी कीमत आज 30,000 से ऊपर की नहीं है, बाजार में अगर मैं पुरानी वाली बेच दूं ना 30 से ऊपर कोई लेगा नहीं. होता ना, आईफोन के बदले आईफोन लेते तो इसलिए वो आईफोन की कीमत ज्यादा मिलती है उस समय एक्सचेंज में. तो उस तरह से 4.5 लाख में से 1 लाख गया, आपकी घर में से कितने आ रहे, 3.5 लाख जा रहे. यानी कि आपको नई वाली से कितने पैसे अधिक चाहिए, अगर आप पुरानी वाली से नई वाली पे जा रहे हो तो अधिक कितना लगा, 3.5. तो जो आने वाला इनफ्लो है वो 3.5 लाख से ज्यादा चाहिए. तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको 3.5 लाख रुपए के हिसाब से सारा काम करना पड़ेगा. राइट, इधर देखो अब क्या है, आप ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा. आप मुझे बताओ नई वाली से ज्यादा पैसे कितने मिल रहे हैं आपको, नई वाली से आपका सेल कितना हो रहा है, उतना ही हो रहा है, 810 पर मटेरियल कॉस्ट आपको नई वाली में कम लग रही है. तो यहां पे आपको कुछ फायदा हुआ है ना. लेबर कॉस्ट आपका पुरानी वाली में ज्यादा, यहां पे भी यह भी फायदा हुआ, 2 फायदे हुए. फिर आपका वेरिएबल कॉस्ट पहले ज्यादा लग रहा था आपको, हम तो यहां पे 3 जगह, यानी नुकसान कितना हो रहा है, 3.5 लाख रुपए नुकसान है, बराबर. क्या मैं कह सकता हूं 3.5 लाख नुकसान है, प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो आपको 3.5 लाख गया ना, देखो 3.5 लाख. तो आपको नई वाली की वजह से आपको 3.5 लाख का नुकसान हुआ है ना, क्योंकि 4.5 लाख की मशीन 1 लाख का एक्सचेंज, यानी 3.5. अब आपको जो होने वाले फायदे हैं वो 3.5 लाख से. तो यहां पे देखो क्या क्या ये सब फायदे हो रहे हैं आपके, देखो प्लस प्लस प्लस. फिर आपका ओवरहेड थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो यहां पे माइनस हो जाएगा. फिर डेप्रिसिएशन के बारे में ये छोड़ दो, क्योंकि आपने को इंक्रीमेंटल अप्रोच में डेप्रिसिएशन काम करनी है. आपने को ये देखना है कि 3.5 लाख के ऊपर 7.5%, यानी कि 26,250, ये डेप्रिसिएशन वो माइनस और प्लस, वो तो पता है ना आपको, माइनस होगा फिर टैक्स माइनस होगा फिर एड बैक होगा, ये सब ठीक है. तो ये सब कुछ आप यहां पे लिखा, PBT भी लिख दिया इन्होंने, और टैक्स भी फैट भी लिख दिया इन्होंने. मतलब एक क्वेश्चन में ऑसम काम किया इन्होंने, पूरा के पूरा पैट भी लिख दिया. अब देखो यहां पे क्या लिखा, सेल था 8, यहां पे देखो यहां पे कुछ प्लस हुआ, ये कुछ हुआ, ये कुछ हुआ, ये कुछ हुआ, 80,000 आपका क्या हुआ है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स. इसमें से क्या माइनस होगा, डेप्रिसिएशन. फिर क्या होगा, टैक्स माइनस होगा. फिर क्या ऐड बैक होगा, फिर कितना होगा. सर ये यहां का जो पैट है, ये सुनो, ओ भैया ये जो पैट है, मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे सवाल है, ये जो इनके जो पैट दिए हैं और इनके जो पैट दिए हैं, देखो यहां पे पैट दिया है, सब दिया है, तो आपको ये सब नहीं करना है, यू हैव टू इग्नोर दिस. आपको क्या कंसिडर करना है, ये करना है जो यहां पे लिखा हुआ है, बिकॉज यू आर फॉलोइंग इंक्रीमेंटल अप्रोच. इसलिए ना वो डेप्रिसिएशन देखना है ना बाकी कोई फिगर्स देखना है. तो इसलिए आपको कितना हर साल कितना फायदा हो रहा है, 63,000 का फायदा हो रहा है. अब 63,000 का आपका इनफ्लो है, यहां पे लिखा है देखो इंक्रीमेंटल बराबर चल रहा है. गाइस बोलो जल्दी से, हाँ हर साल का अलग है, ये पहले साल की बात है. तो ये पहले साल आपका देखो 63,000 आ गया, बराबर है. देखो 80,000 ये सब लिख दिया. अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अब इनका है WDV मेथड, है ना. तो अब WDV में अगर इनका सब WDV नहीं होता तो हम लोग हर साल का एक ही जैसे आता. पर अभी ये नया मशीन कितने साल चल रहा है, न्यू मशीन कितने साल चलेगा, 10 ईयर्स चल रहा है. हाँ एक्सपेक्टेड लाइफ 10 साल की है. तो आपको जो पैसा मिलने वाला है, इधर देखो मेरे पास ध्यान से,
ये जो 80,000 रुपए आपका प्लस हो रहा है, ये 10 साल के लिए आ रहा है आपको, देखो 80,000 10 साल के लिए लिख दिया। फिर 80 ईयर्स में से रिस्पेक्टिव डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। पहले साल का 26,250 है, अगले साल में इसका जो आएगा 26,250। कितना डिप्रिसिएशन चालू है? क्या क्या माइनस 7.5% है क्या? तो 7.5% कर दो, कितना आएगा? 24,281 बराबर है। फिर वापस का 7.5% कम करो, यानी कि 22,460। ये इस टाइप के डेप्रिसिएशन आपको, अरे समझता ना, डेप्रिसिएशन जो है उसको 7.5% माइनस करो तो ये डेप्रिसिएशन माइनस होगा। पीबीटी आया, टैक्स कैसे, टैक्स ही होगा, फिर डेप्रिसिएशन एड बैक हो जाएगा, फिर सीएफईटी आएगा, और ये जो सीएफईटी आया है उसको हम लोग यहां डाल देंगे, फिर उसके रिस्पेक्टिव डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये सब आ जाएगा। अब ये सब जो वैल्यू है ये वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय 3,94,612, पर हमारे पैसे कितने अधिक गए? 3,50,000 गए, तो ये कितना है? 44,612 का आपको एनपीवी आ रहा है। इज दैट ओके एवरीवन? नहीं मुझे बोलना है, आपको समझा नहीं फिर तो। ये मुझे बताओ 35,000 क्या है? जो पुरानी मशीन है, जो नई मशीन है, उसका क्या बोलो यार? उसकी सैलरी ऐड करना पड़ेगी ना, इसलिए ऐड कर दी। अब मेरा एक सवाल है, ये सब कुछ हेंस द ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस्ड। क्यों रिप्लेस होना चाहिए? बिकॉज नई वाली की वजह से लग रहे 3.5 लाख, पर नई वाली की वजह से आ रहे 394, तो ये अच्छा हो गया। इफ द अभी जो है ना, एक वो जो लाइन है कब से मुझे समझाना थी, अब वो आई, जिसके लिए मैंने क्वेश्चन पूरा टैकल किया है। क्या पेज नंबर है? इधर देखो, यहां पे कुछ लिखा, ये यहां ध्यान से ना, यहां पे लिखा है इग्नोर कैपिटल गेन। सुनो ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं एकदम काम का सुनना, इससे अच्छा कुछ नहीं है अभी तक। यही एक चीज थी जो अब तक पूरे कैपिटल डिबेटिंग में मैंने डिस्कस नहीं करी। अगर इनका कैपिटल गेन टैक्स नहीं है तो अच्छी बात है। WDV मेथड में स्पेशली होता क्या है कि आपकी जो कैपिटल गेन जो है वो निर्माण क्यों होता है? बिकॉज आपकी बुक वैल्यू आ गई होंगी, मान लो यहां पे कितने में सेल किया उसने? 35,000 में सेल किया। नई वाली का डेप्रिसिएशन, नई वाली का सैलरी वाले 35,000 है ना, पर वो मशीन का बुक वैल्यू कुछ अलग होगा, बुक वैल्यू कुछ अलग होगा ना उस समय। अरे बेचा 35,000 में, पर बुक वैल्यू तो अलग होगा ना। तो अब ध्यान से देखना, इधर किधर भी कॉन्सेंट्रेट मत करना, देखो पहले बहुत अच्छे से देखो। WDV एट द एंड ऑफ 10th ईयर 2,06,000 का आ रहा था, और अपन उसको बेच कितने में रहे? तो कितना लॉस हुआ आपका? कितना लॉस हुआ? अब बताओ, अगर ये लॉस होता और कैपिटल गेन टैक्स होता, तो कैपिटल गेन टैक्स मतलब इसके ऊपर अगर आपका लॉस हुआ है तो ये कैपिटल गेन नहीं, कैपिटल लॉस हुआ है। तो लॉस जब होगा तो इस पैसे की वजह से आपका इनकम उतना कम हो जाएगा, यानी उतना टैक्स से होगा। यानी कि सर आप बोलेंगे लॉस में टैक्स कैसे? लॉस में टैक्स से होता ही है। तो 1,316,171,362 मल्टीप्लाइड बाय 20%, अगर मान लो कैपिटल गेन टैक्स 20% होता तो कितना आपका फायदा हो जाता? 34,272 का फायदा हो जाता, और वो आप 8th ईयर के एंड में कैश फ्लो में इंक्लूड कर देते, अगर यहां पे कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता तो। इस क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल गेन इग्नोर कर, इसलिए हमने तमाशा नहीं किया। ये जितना ड्रामा आप देख रहे हो ना, ये ड्रामा अब आपको समझ आ रहा है क्या हुआ? देखो, असेट की वैल्यू थी इतनी, कितनी थी वॉट एवर, फॉर एग्जाम्पल इतनी वैल्यू थी, ओके, इतनी वैल्यू थी, इतना सैलरी, तो आपके P&L में इतना पैसा डेबिट हो जाएगा। तो ये P&L के जब डेबिट में आएगा तो उतने से आपका टैक्स कम हो जाएगा। ये वही है, आपको इतना लॉस हुआ है इसलिए आपका इतना टैक्स सेव हुआ है, इसलिए ये पैसा वो 8th ईयर के इनफ्लो में ऐड हो जाता, पर मैंने अभी नहीं किया है बिकॉज इस क्वेश्चन में कैपिटल गेन टैक्स ही नहीं है। क्या बोलते हैं आप? हैव यू ऑल अंडरस्टूड एवरीवन? समझा? ओल्ड मशीनरी की वो भी अगर ऐसा करना होता तो फिर वो भी ओल्ड मशीनरी हमारे बुक्स में 2,40,000 की थी और बेचे 1 लाख में, फिर उसका भी वैसे ही होता है। आप समझे नहीं? वो नहीं यार, समझा मैं समझ गया आप जो कह रहे हो, आप समझो। हाँ, तो वो तब होता तो कैपिटल गेन टैक्स में पुरानी वाली की वजह से जो हमें
नुकसान और फायदे होते तो उसके जो ये मशीन के जब स्टार्टिंग हम लोग करते तो तब उसके हिसाब से एडजस्टमेंट वहां भी होती। पर इस क्वेश्चन में कैपिटल गेन दिया नहीं, इसलिए हम लोग वहां पे डिस्कशन नहीं करें। मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूं, पर ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट वहां पे भी आएगा जब हम लोग मशीन, जो कि पुरानी मशीन भी तो हमने सस्ते में बेची है, तो वहां भी तो हमारा कुछ फायदा हो रहा है। सही बोल रहा हूं मैं? पुरानी मशीन का जो भी होगा, मान लो WD ज्यादा होगा, पर हमने उसको सस्ते में बेचा अगर होगा, तो क्या हो रहा है वहां पे भी हमारा टैक्स सेव हो रहा होगा। तो टैक्स सेव होने से क्या होगा, वो भी हमारा वो जो कैश फ्लो आउटफ्लो जो होगा, वो आउटफ्लो हमारा कम हो जाएगा। पर आईसीआई ने इतना एक क्वेश्चन को ऑलरेडी कॉम्प्लेक्सिटी दी है, वो और कॉम्प्लेक्स आपके साथ में नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि कैपिटल गेन टैक्स को इग्नोर करो, क्योंकि ऑलरेडी इस क्वेश्चन में बहुत रामायण दिया हुआ है। पर जब क्वेश्चन अगर सिंपल हो तो वो क्या करेंगे, वो एक ओल्ड से न्यू आ रहा है, वही एक कॉम्प्लेक्सिटी है, और फिर वो सस्ते में बिक रही, वो अलग है। तो इसलिए जब ऐसा कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन आएगा ना, वो मोस्टली कब आएगा, एक ही मशीन है, रिप्लेसमेंट वाले नहीं, ये मशीन लेना ही नहीं, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हुआ, तो उस केस में क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ये एंड वाला ही करना पड़ेगा। समझा जो मैं कह रहा? क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में क्या है, पुरानी वाली है, फिर उसमें से न्यू वाली पे जा रहे हो, फिर पुरानी वाली भी लॉस में बिक गई, नई वाली भी लॉस में बिक रही है, ये सब करने के लिए एग्जामिनेशन में बहुत बवाल हो जाएगा। तो ऐसे समय पे कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन नहीं डालती, इसलिए बोलती है इग्नोर कर दो। आपको इससे एक बात समझना है, वो ये है, इधर देखो मेरे पास, अगर कैपिटल गेन हो रहा है, कैपिटल गेन टैक्स बोल के कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, तो उससे क्या होगा बताओ। अगर मान लो आप ये समझो कभी भी SLM मेथड होगा तो वहां पे इसका इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि SLM में लॉस प्रॉफिट कुछ होता ही नहीं। WDV कितनी थी, एग्जाम्पल 6 लाख की, आपका सेल कितना हुआ 3 लाख, लॉस कितना हुआ 3 लाख, टैक्स सेव कितना हुआ, मान लो 30% होगा तो 90,000। अगर ये 6 लाख की मशीन होती और सेल हो जाती 12 लाख में, तो यार लॉस नहीं, यहां पे क्या होता, कितने 6 लाख का प्रॉफिट हो जाता, फिर टैक्स सेव होता कि टैक्स देना पड़ता, मोर टैक्स 1,80,000 का देना पड़ता। तो ये जो टैक्स सेव है ना, ये आपके CFAT में ऐड होता है, ये जो है ना, ये CFAT में से ये माइनस होता है। एट द सेम टाइम ये सेल जो 3 लाख का हुआ है, वो CFAT में एंड में ऐड होता है, ये भी याद रखें। सेल होता है ऐड होगा ना, वो तो ऐड हो गई, और टैक्स के इफेक्ट अलग तरीके से होते हैं। कोई आपको डाउट है इसमें? आप बेचेंगे तो पैसा CFAT में ऐड होगा, और टैक्स से होगा तो वो अलग होगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, ये सेल का इतना इतना लिखते, वो टैक्स से अगर हुआ भूल के उसका कुछ करते ही नहीं। कई लोगों के दिमाग में नहीं आता है कि ये लॉस फायदा कैसे है, लॉस फायदा है और फायदा नुकसान है। कैपिटल गेन इज अ लॉस। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? कोई शक सवाल? नो प्रॉब्लम, बोलो। तो इसी तरह से हमारा ये चैप्टर भी हमने पूरी तरह से खत्म किया है। वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द वैरायटीज, हमने बहुत क्वेश्चंस के सॉल्व किए। अभी कल हम लोग जब आएंगे, आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिविडेंड पॉलिसी टुमारो। इन नेक्स्ट 2 लेक्चर्स आई विल बी एबल टू फिनिश डिविडेंड पॉलिसी, उसके बाद में 3 लेक्चर में आई विल फिनिश वर्किंग कैपिटल, एंड दैट्स इट ऑल ओवर। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू टुमारो। समझ आया? कल मिले। अभी आपका काम इतना ही है, आपको जो रफ्तार की किताब दी है, आप उसमें से जितना सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करें, आप बहुत आगे जाएंगे। ठीक है ना? ओके, चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय गाइस।
आजा बंद करवा दे, जल्दी आना।